Hello, hello students. Today I will discuss about air conditioning load calculation, sensible heat load, latent heat load, source of heat load, oblique cooling loads. These are the part of Unit 5 and the subject is refrigeration air conditions. Then what is the meaning of the heating and cooling load? To estimate the air conditioning load, both heating and cooling load, the following factors are to be considered. Before going on the air conditioning load is depending on the heating and the cooling load. Because of it is necessary in a summer condition, there is a need of calculation of the what is the total cooling load requirement. Similarly, in the case of winter air conditioning, there is a need of winter cooling load is required. So there are the number of factors which will be considered during the designing of the heating and cooling load. First of all, the building size. उस जगह जहाँ की AC लगाना है, एयर कंडीशंस लगाना है, वहाँ की बिल्डिंग का साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है. यदि ये सूरज की तरफ है तो गर्मी के दिनों में थोड़ा सा कूलिंग लोड बढ़ जाता है, और यदि ओरिएंटेशन जो सूरज का है या सन का है वो यदि आपका बिल्डिंग की तरफ ना हो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे कूलिंग लोड की वैल्यू कम हो जाती है फॉर द समर कंडीशंस. मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस, वहाँ का जो मटेरियल यूज़ किया रहा है बिल्डिंग को बनाने के लिए वो किस तरह का मटेरियल है. यदि ज़्यादा हीट कंडक्टिविटी का मटेरियल यदि इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग लोड की रिक्वायरमेंट रहेगी. ग्लास एरियाज़, वहाँ पे कितने ग्लासेस लगे हुए हैं बिल्डिंग्स एरिया में, वो देखने लायक रहता है. Because of the sun rays directly passes through the glass rays also, तो ग्लास एरियाज कितने उसके बेस पे कूलिंग लोड्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूसेस कर सकते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स वेयर आर द रेजिडेंसिंग. वेंटिलेशन क्वालिटी है कि नहीं है वहाँ पे, या वेंटिलेशन की सुविधा है कि नहीं है, वो देखने लायक है. कितनी मोटर लगी, कितनी लाइट लगी, कितने अप्लाइंसेस लगे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस कितने लगे हैं, कितनी मोटर्स लगी हैं, उनका भी लोड एक प्रकार से रहता है. वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल सर्विस, वहाँ पे किस तरीके से है. इक्विपमेंट लोकेशंस किस डायरेक्शन पे है, सन के डायरेक्शन में है कि अपोजिट ऑफ द सन है. इन्फिल्ट्रेशन मॉइस्चर वहाँ पे कितना हो रहा है, ये देखने लायक है. लोकेशंस ऑफ द डोर एंड द विंडोज़, वहाँ पे नंबर ऑफ दरवाजे, नंबर ऑफ डोर्स और विंडोज़ कितने लगे हुए हैं, ये अपने को देखना है. तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ द लेटेंट हीट एंड द सेंसिबल हीट, we should know about the indoor air quality requirement, that is called the IAQ. This is the requirement of the user related to the space to be air conditioned. जिस जगह को भी एयर कंडीशन किया जा रहा है वहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट देखी जाती है. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर. एयर की क्वालिटी होती है जो कि टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, एयर प्योरिटी पे, एयर की मूवमेंट पे डिपेंड करती है. क्वालिटी ऑफ एयर का मतलब होता है उसका टेम्परेचर कितना है, एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर की प्योरिटी कितनी है और एयर का मूवमेंट कितना है, इन विच इज़ सप्लाई टू द इनसाइड एयर कंडीशनिंग स्पेस, जो कि एयर कंडीशनिंग स्पेस में सप्लाई किया जाना है. फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर रेंज जो रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ±2 डिग्री सेंटीग्रेड हम ज़्यादा रख सकते हैं. ह्यूमिडिटी जो रेंज है वो 50% से ±5% ज़्यादा रख सकते हैं. एयर प्योरिटी गिव्स द लार्जर साइज ऑफ द इम्प्योरिटीज़ परमिटेड इन द रूम. एयर प्योरिटीज़ को हम जिसमें कि लार्जर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ है उसको हम परमिट कर सकते हैं, जिसकी की लिमिट 10 माइक्रॉन्स की रहती है. एयर वेलोसिटी जो रहती है मेंटेन रख के चलते हैं 8 से 15 मीटर पर मिनट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कूलिंग लोड? इट इज़ द थर्मल एनर्जी दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिजायर्ड कंफर्ट कंडीशंस. कंफर्ट कंडीशंस को अचीव करने की कितनी थर्मल एनर्जी को रूम के अंदर से बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना है वो कूलिंग लोड कहलाता है. तो HVAC सिस्टम आर यूज टू मेंटेन ए थर्मल कंडीशन इन कंफर्ट रेंज. हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द HVAC. दिस इज द सिस्टम विच आर यूजिंग फॉर मेंटेनिंग द थर्मल कंडीशंस इन अ कंफर्ट रेंज. कंफर्ट रेंज जो ह्यूमन बॉडी की रहती है वो हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है. दैट इज़ द 26 डिग्री DVT ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 50% इज द RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी. पर्पज़ ऑफ लोड एस्टिमेट. तो लोड एस्टिमेट का पर्पज़ क्या होता है? दैट इज़ द लोड प्रोफाइल ओवर ए डे. एक पूरे 24 घंटे में कितनी लोड की प्रोफाइल किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है वो देखने लायक रहता है.
सेकेंड इज़ द पीक लोड कितना आया है, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द बेसिस फॉर द इक्विपमेंट साइजिंग, उसके साइजिंग के बेस पे रहता है। तीसरा ऑपरेशन एनर्जी एनालिसिस, ड्यूरिंग द एनर्जी बैलेंस हमें ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी रहता है। HVAC कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम को धीरे धीरे लगाना है तो उसकी कॉस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तो ओरिएंटेशन कैसा है बिल्डिंग का वो बहुत ज़रूरी है जानना। साइज एंड शेप क्या है बिल्डिंग्स का वो देखना ज़रूरी है। बिल्डिंग के अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है वो जानना ज़रूरी है। उस बिल्डिंग के अंदर कितने विंडो है, डोर्स हैं, कितनी ओपनिंग्स बनी हैं, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशन, जो एंटी कंडीशंस रहती हैं वो कैसी हैं, सीलिंग्स कितनी लगी हुई हैं, ये देखने लायक रहता है अपने को। अनदर फैक्टर स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑक्यूपेंट्स एक्टिविटी कितनी हो रही है वहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं वहाँ पे, ड्यूरेशंस कितने टाइम के लिए बैठे हुए हैं, कितनी एक्टिविटी कितने टाइम के लिए हो रही है, अप्लाइंसेस पावर यूजर्स कितने वहाँ पे, फ्रिज फ्रिज दूसरी जो अनदर थिंग है टीवी वगैरह कितनी चीज़ें रखी हुई जो पावर से रिलेटेड है उनका कितना यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखने लायक रहता है। एयर लीकेज, क्योंकि हर किसी से हीट का रिमूवल होता है, ये बात आप समझिए। यदि फ्रिज के साथ में आपने अडॉप्टर को लगा दिया है तो वो भी कंटिन्यूसली हीट को रिमूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, तो जब हीट लूज हो रही है तो उसका भी हमें कूलिंग लोड एस्टिमेट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ इफ़ यू वांट टू अबाउट इंस्टॉल अ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इन अ हॉल, इन अ रूम, इन अ अदर प्लेस, देयर विल बी एवरी आइटम, एवरी थिंग्स मस्ट बी कैलकुलेट टू द लोड कैलकुलेशन। एयर लीकेज कितना है, तो एयर लीकेज में इन्फिल्ट्रेशन आता है और एक्सफिल्ट्रेशन आता है कि इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, एक्सफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, तो अंदर कितनी मॉइस्चर आ रही है और अंदर से बाहर कितनी मॉइस्चराइजेशन जा रही है वो देखने लायक है। लाइटनिंग कितनी हो रही है, वहाँ पे कितनी ट्यूबलाइट्स लगी हैं वो देखने लायक है, कितने CFL लगे हैं, कितनी LED बल्ब लगे हैं, उससे कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही के निकल रही है, कितने स्क्वायर पर मीटर में, क्योंकि रूम का जो साइज़ रहता है स्क्वायर पर मीटर में रहता है। इंडोर डिज़ाइन कंडीशन, बेसिक डिज़ाइन जो पैरामीटर रहती हैं वो डिपेंड करती है एयर के टेम्परेचर पे, एयर के वेलोसिटी पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, या फिर अदर फैक्टर है जो SRA के स्टैंडर्ड चलते हैं कंफर्ट जोन वाले, उसको आप फॉलो करें। तो एयर का टेम्परेचर नॉर्मली जो मेंटेन रखना पड़ता है वो 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। एयर की जो वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ती है 0.25 मीटर पर सेकंड मेंटेन करनी पड़ती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 30 से 70% मेंटेन करके चलनी पड़ती है। या SRA के आप जो रूल रेगुलेशन है 55 2004 वाले वो देख के आप इंडोर डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ में उसकी क्वालिटी क्या है एयर की वो हमें देखना रहता है, इम्प्योरिटीज़ कितनी है, कंटेमिनेंट्स कितने हैं, एयर की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इंडोर एयर क्वालिटीज़ में आती हैं। एकॉस्टिक रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, एकॉस्टिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, प्रेशराइजेशन रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ यदि प्रेशर से जुड़ी हुई है, जहाँ की हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से किसी भी चीज़ को निकालना है, स्मोक है, डस्ट है, जो कि कई बार नेचुरल तरीके से नहीं निकल पाती है घर के अंदर से, उसको प्रेशर सिस्टम लगा के निकाला जाता है, एग्जॉस्ट फैन निकाला जाता है, उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ देखने लायक है। Then move to the outdoor design condition. It is depending on the weather data required for the load calculation. This is the depending on the बाहर का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो बाहर यदि कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी तो कूलिंग इफेक्ट भी मिल सकता है, और यदि ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट मिल सकता है। तो विंड स्पीड, स्काई क्लियरेंस, ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस, दीज आर द अनदर पैरामीटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटडोर डिज़ाइन कंडीशन। तो आउटडोर जो लगा हुआ है वहाँ पे विंड की स्पीड कितनी लगी है जहाँ से कि पानी गिरता है, साथ ही साथ में स्काई क्लियरनेस कितनी है, वहाँ पे ब्राइट है या बोलना चाहिए सनी वेदर में है या आपका क्लाउडी वेदर में है, ये देखने वाली बात है। ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस कितना है, कितनी वहाँ पे बोलना चाहिए सफाई है ग्राउंड सेक्शंस में, या फिर आप SRA का जो फंडामेंटल हैंडबुक है इसके बेस पे भी आउटडोर डिज़ाइन कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। SRA दैट इज़ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द SRA। ये अमेरिका संस्था है जो कि इंडोर और आउटडोर के डिज़ाइंस के कंडीशंस को स्टैंडर्ड मान के डेवलप करती है। अनदर पैरामीटर SRA फंडामेंटल्स को यदि देखें 2001 के, तो वहाँ पे इस तरह के पैरामीटर्स काम आते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं।
तो ये 0.4%, 1%, 2% लेवल एनुअली पे रहते हैं। साथ ही साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कूलिंग मोड एस्टिमेट्स में, वो इस तरीके से रहती हैं। हीट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली 3 मोड्स पे डिपेंड करता है या 3 मोड्स पे चलता है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशंस। डिज़ाइन जो कंडीशंस होती है 2 तरीके की होती है, आउटडोर इंडोर होती है। हीट गेन जो होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल और सोलर या थर्मल कैपेसिटी। दीज आर द पैरामीटर्स जो कि कूलिंग लोड एस्टिमेट को कैलकुलेट करने में बहुत ही आवश्यक रहते हैं, बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। तो वी आर द 3 मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशंस। तो कंडक्शन वेयर द हीट इज ट्रांसफर थ्रू द स्पेस लैटिक्स, that is called a mode of heat conduction. Convection is done by the free or forcefully, and radiation there is no need of the heat transfer medium. And the design condition which is already discussed in the previous slide, that is the outdoor and indoor. heat gain कितना हो रहा है ये देखने वाली बात है, और इंटरनल कितना हो रहा है या एक्सटर्नल कितना हो रहा है सोलर के द्वारा, ये अपने को देखने लायक है। इंटरनल हीट जो गेन होता है वो नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स कितने रखे हुए हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ डोर्स बेल्स बोला चाहिए, ओपनिंग्स कितनी हैं, नंबर ऑफ़ थिंग्स कितनी वहाँ पे रखी हैं, इनसे इंटरनल हीट गेन होता है। एक्सटर्नल जो हीट गेन होता है वो सोलर से होता है। एंड फाइनली थर्मल कैपेसिटी कितनी रिक्वायरमेंट है, तो थर्मल कैपेसिटी डिपेंड करेगी कितना इंटरनल और एक्सटर्नल हीट गेन हो रही है। टर्मिनोलॉजी, स्पेस अ वॉल्यूम विदाउट पार्टीशन और ए ग्रुप ऑफ रूम्स। एक स्पेस जहाँ की वॉल्यूम है, जहाँ की विदाउट पार्टीशंस और ए ग्रुप ऑफ रूम्स वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पेस। रूम दैट इज़ कॉल्ड अ इनक्लोज स्पेस, जहाँ की एयर कंडीशंस को लगाना है, दैट इज़ कॉल्ड अ इनक्लोज स्पेस। एंड फाइनली जोन, अ स्पेस हैविंग अ सिमिलर ऑपरेटिंग कंडीशंस। एक जोन ऐसी जगह कहलाती है जहाँ की इस तरह की ऑपरेटिंग कंडीशंस अपने को मिलती हैं। अब सेंसिबल हीट लोड क्या हो सकता है रूम के लिए, कहाँ से अपने को सेंसिबल हीट मिल सकती है। सेंसिबल हीट का मतलब होता है कि यदि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जरूरी नहीं कि अपन सेंसिबल हीट को इंक्रीज ऑर्डर में लें, कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो सेंसिबल हीट यदि इंक्रीज हो रही है तो देयर विल बी ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बट इफ द सेंसिबल हीट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या बोलना चाहिए कि ड्रॉप इन टेम्परेचर वेयर द हीट इज रिक्वायर्ड टू reduce the temperature of body, there will be a cooling effect. So here the sensible heat load of the room, it will be through by the heat flows through the exterior walls, that is the ceilings, floor, windows, door, due to the temperature differences between their two sides. इनके कारण से हीट फ्लो होती है। सेकेंड इज द लोड ड्यू टू द सोलर रेडिएशंस, बाहर जो सूरज है उसके द्वारा कितना लोड आपका अंदर की तरफ आ रहा है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द 2 फॉर्म। फर्स्ट इज द हीट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय द रेडिएशंस, एंड सेकेंड इज द हीट फ्रॉम सन विल बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई। दूसरा हीट जो ट्रांसमिट की गई है डायरेक्टली बाय द रेडिएशन थ्रू द ग्लास ऑफ द विंडो एंड वेंटिलेशन, ये अपने को देखना है। थर्ड इज द कितनी हीट रिसीव की गई वहाँ पे अंदर जो बैठे हैं लोग उसके द्वारा, ये ऑक्यूपेंट्स जो भी चीज़ ऑक्यूपाई हो रही है रूम के अंदर। हीट रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट इक्विपमेंट विच आर द कॉमनली यूज इन द एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग। जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं एयर कंडीशनर्स को लगाने के लिए उस बिल्डिंग में, उनके द्वारा कितनी हीट रिसीव हो रही है वो देखने वाली बात है। हीट रिसीव फ्रॉम द इन्फ्लेटेड एयर फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू द क्रैक्स एंड डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स, यदि दीवारों पे छेद है, होल है तो और फ्रिक्वेंटली ओपनिंग है तो वहाँ से कितनी हीट आ रही है। मिसलेनियस हीट सोर्सेज विच इंक्लूड द फॉलोइंग, that is the heat gained by the ducts carrying the conditioning air and passing through the unconditioning sprays, that is called a heat gain. It is carrying by the conditioning air, and the heat transfer through the interior partition of the room in the same building which are not air. तो कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है इंटीरियर पार्टीशन, वो भी हमें देखने लायक है। द लेटेंट हीट, इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट मीनिंग जो होता है वो मॉइस्चर से रिलेटेड जुड़ा हुआ रहता है, और इस केस में फेस चेंज होती है। फ्लूइड की जो फेस होती है वो चेंज होती है। तो फ्लूइड की फेस चेंज कब हो रही है, जब खाना बना रहे हैं। खाना बनाते वक्त में वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो लेटेंट हीट के रूप में आता है। तो लेटेंट हीट लोड फ्रॉम द एयर एंटरिंग इनटू द एयर कंडीशनिंग स्पेस बाय इन्फ्लेट्रेशंस। तो एयर कितनी इंटर हो रही है, दैट इज़ द लेटेंट हीट लोड।
बाहर से अंदर की तरफ आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है, एंड इट इज़ डन बाय द इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि उसका फिल्ट्रेशन हो नहीं रहा है, वो प्योरिटी वाली एयर नहीं है, इम्प्योर एयर है, तो इट इज़ डन बाय द इन्फिल्ट्रेशंस, एयर कितनी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है और उसकी क्वांटिटी क्या है। द लेटेंट हीट लोड फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स जितने भी लगे हैं वहाँ से मॉइस्चर की क्वालिटी कितनी निकल के आ रही है वो देखने लायक है, वो भी लेटेंट हीट लोड में आएगी। द लेटेंट हीट लोड फ्रॉम द कुकिंग फूड्स, खाना बनाते वक्त में जो मॉइस्चर निकलता है और जो कि स्टोर मटेरियल उससे जो मॉइस्चर निकलता है, कई बार आप देखते हैं नमकीन के पैकेट से बोलना चाहिए कि जो नमकीन के पैकेट्स रहते हैं वो भी उसका जो तेल रहता है, ऑयल रहता है, वो नमकीन के पैकेट्स में लग जाता है। ये जो बिस्किट्स वगैरह रहती हैं आफ्टर द कुकिंग या बनने के बाद उसका भी थोड़ा सा जो मॉइस्चर पार्टिकल है वो रैपर के साथ में चिपक जाता है। फोर्थ इज द मॉइस्चर पासिंग डायरेक्टली इनटू द एयर कंडीशनिंग स्पेस थ्रू द permeable walls where the water vapor pressure is higher, जहाँ की वाटर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जहाँ की मॉइस्चर को हम पास कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग स्पेस में थ्रू द permeable वॉल, तो वहाँ के कारण लेटेंट हीट कितना हो रहा है। तो दिस इज़ द डायग्राम वेयर द हीट इज़ गेनिंग थ्रू द नंबर ऑफ components, number of devices. Solar radiation is coming through this walls, electric lighting it is in the inside of the room, conductive heat gains through the medium, infiltration where the hot air is coming through the sides, and the computer and the equipments, जैसे कि घरों में भी कंप्यूटर वगैरह रखा है या कुछ इक्विपमेंट्स रखे हैं उसके द्वारा कितनी हीट निकल के आ रही है और वहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीपल्स रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेंट्स या और इनके द्वारा कितनी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, इससे हीट गेन हो रहा है। सोर्स ऑफ हीट लोड अपॉन ऑब्लिक कूलिंग लोड, कितने सोर्सेस हो सकते हैं हीट लोड के, दैट इज़ द डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के बेस पे देखेंगे तो सोलर हीट गेन है, जैसा कि आपको बताया कि दीवारों के थ्रू सन की रेडिएशंस आती है। हीट गेन थ्रू द ओपेक सरफेस लाइक द वॉल, रूफ, फ्लोर etc, इनके द्वारा कितना हीट गेन हो रहा है। तीसरा इनफिल्ट्रेशंस, हीट लोड ब्रॉट इन बाई आउटसाइड एयर थ्रू द विंडो एंड डोर, तो विंडो और डोर के द्वारा कितना लोड आ रहा है बाहर से अंदर की तरफ, सेंसिबल और लेटेंट हीट लोड वो अपने को देखना है। वेंटिलेशंस, हीट लोड ऑफ आउटसाइड एयर सप्लाई थ्रू अ सिस्टम टू ब्रिंग फ्रेशनेस टू द रूम एयर, कितना जो लोड है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है रूम की फ्रेशनेस को बनाने के लिए, रूम की फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंसिबल लोड प्लस लेटेंट लोड। तो सेंसिबल हीट लोड प्लस लेटेंट हीट लोड ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन and due to the ventilation there will be also a sensible heat and latent heat, but due to the solar heat gain only the sensible heat load is counted and the heat gain through the opaque surface, इसके कारण भी जो लोड अपना आ रहा है वो भी सेंसिबल हीट लोड के रूप में काउंट होता है। अब सोर्सेज ऑफ हीट लोड ऑब्लिक कूलिंग लोड में यदि इंटरनल सोर्सेज की बात कर ली है तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ पीपल इन द रूम, तो वो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के रूप में आएगी कि कभी आदमी छींक रहा है या कभी सांस ज़्यादा तेज़ से ले रहा है तो उस केस में भी लेटेंट हीट का यूज़ होता है। सेंसिबल हीट का इस्तेमाल वहाँ पे कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा बैठे हुए हैं घर के अंदर। लाइटनिंग सिस्टम, कितने नंबर ऑफ बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट्स लगी है, उसके बेस पे सेंसिबल हीट काउंट होती है। इक्विपमेंट्स, सम गिव आउट ऑफ द सेंसिबल हीट वाइल सम गिव आउट ऑफ द लेटेंट हीट एज वेल, कई इक्विपमेंट सेंसिबल हीट को छोड़ते हैं और कई जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेटेंट हीट को छोड़ते हैं। सिस्टम हीट गेन, दैट इज़ द डक्ट हीट गेन, दैट इज़ द सेंसिबल हीट। डक्ट एयर लीकेज, यदि एयर का लीकेज हो रहा है डक्ट में से तो वो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट कहलाता है। ब्लोअर पावर है तो वो सेंसिबल हीट के रूप में काउंट होती है। तो दीज आर द इंटरनल सोर्सेज जहाँ की हमने बताया कि नंबर ऑफ जो सेंसिबल हीट है या लेटेंट हीट है वो काउंटेड हो रही है। जरूरी नहीं कि सेंसिबल हीट बस आए, इंटरनल सोर्सेज के द्वारा लेटेंट हीट भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर पार्टिकल कितनी जगह पे शामिल है या कितनी जगह पे एयर का लीकेज हो रहा है। इसी तरीके से सेंसिबल हीट डिपेंडिंग करता है कि कितने जगह से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विद द 3 मोड्स ऑफ द heat transformation, just like conduction, convection and the radiations. If any doubt you will ask directly. Thank you.